नमस्कार। रेनेसा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारा 5वां एपिसोड है और पिछले हफ्ते यानी कि हमने अपने पिछले एपिसोड में गुरुवार को पूरा किया था रेनेसा यानी कि नव जागरण पुनर्जागरण का एक पूरा अध्याय। और उस अध्याय का नाम था राजा राम मोहन राय। आपको सुनने में लग रहा होगा कि मैंने ये काफिया मिला के कुछ लिखा है अध्याय और राय को, पर ऐसा है नहीं। लेकिन पुनर्जागरण काल अपने आप में एक छंद है, एक काफिया है, जिसकी वजह से जिसका जो काफिया मिलता है, हम जो आज आधुनिक समाज देख रहे हैं वहां तक हमको लेके आता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम आज बैठ के और अतीत में जो हुआ था उसको धिक्कारने लगते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। पर दरअसल ऐसा होता नहीं है। समाज एक बहुत ऊंची इमारत की तरह है जिसकी नींव में हजारों पत्थर लगे हुए हैं, और हर पत्थर उसकी कीमत उतनी ही है, हर ईंट की कीमत उतनी है जितनी किसी एक की। अगर उस वक्त नवजागरण काल में हमारे सुधारकों ने काम ना किए होते तो आज जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं शायद वो भी नहीं जी पाते। निश्चित रूप से हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं, जो रेनेसा पे आपसे बात करते हैं। उनकी क्लासरूम में आप लोग आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो बात यहाँ पर हुई, हम लोग खुद भी एक क्रिटिकल अप्रोच लेके चलते हैं उस समय के लोगों को लेके जिनकी हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन क्रिटिकल अप्रोच रखते हुए भी उनका जो काम है उसको सम्मान देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो काम ना हुआ होता तो शायद आज हम यहाँ बैठ के लाइव शो भी नहीं कर पा रहे होते। हमको नहीं पता है हम में से कितने भारतीय स्कूल जा पाते, कितने भारतीय पढ़ पाते, कितनी औरतें पढ़ पाती, कितनी औरतें जो हैं वो आज़ाद हो पाती। तो क्रिटिकल अप्रोच यानी कि समीक्षात्मक अप्रोच भी जो है वो शायद ऐसा ही हो सकता है कि हम ये समझें कि उस समय का समाज कैसा था और उस समय के समाज में उनमें क्या कमी रह गई। लेकिन अगर आज के समाज के हिसाब से हम उनका आकलन करने बैठ जाएं और उनकी कमियां निकालें तो ये इस तरह से है जैसे हम आदिमानव से, अर्ली प्री स्टोन स्टोन एज के किसी आदिमानव को लेके ये शिकायत करें कि वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी तो डाल सकता था। तो ऐसा होता नहीं है, वो समय और परिस्थितियां अलग थी, ये समय और परिस्थितियां अलग है। तो आज नया अध्याय शुरू हो रहा है रेनेसा का, नया चैप्टर शुरू हो रहा है रेनेसा का। और पर्सनली मेरे लिए जो है ये राम मोहन राय के मुकाबले ज़्यादा दिलचस्पी का विषय है। ये वो समय है जिसको हम, ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसको हम जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होते तो हम में से शायद 90% लोगों की, राजा राम मोहन राय ना होते तो हम में से 20-30% लोगों की ही पत्नियां जो हैं या उनकी या हमारी माएँ जो हैं वो सती हो गई होती। पर अगर विद्यासागर नहीं होते तो हम में से 90% लोगों की जो माएँ हैं वो वृंदावन या हरिद्वार या किसी और जगह के किसी आश्रम में अपने दिन काट रही होती, वो भी एक सूती सफ़ेद साड़ी और मुड़े हुए बालों के साथ। तो बहुत देर नहीं करूँगा, अपने सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जो सवाल हम ले पाएंगे कोशिश करेंगे, जो ज़रूरी होगा बाकी सारे सवाल हम रख लेंगे, और हमारा अगला एपिसोड जो गुरुवार को आएगा उस पर उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बाकी फ़िलहाल जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, इट इज़ ओवर टू प्रोफेसर। तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में ये संवाद होता है, ओवर टू यू प्रोफेसर। तो मैं, इट्स ओवर टू प्रोफेसर। प्रोफेसर, पूरा स्टेज आपका है और क्लासरूम में आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग बातचीत करें कि ईश्वरचंद विद्यासागर और उनके जमाने का जो सांस्कृतिक परिवेश है, हम लोगों ने जो नाम दिया वो आपके सामने है, और उसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर एक्चुअल में लिखते थे ईश्वरचंद शर्मा के नाम से। विद्यासागर तो बाद में ऐड किया गया, वो क्यों ऐड किया गया, कैसे ऐड किया गया, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो काम किया और जिन प्रश्नों को उठाया, वो प्रश्न क्या आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं या वे 19वीं शताब्दी के लिए प्रासंगिक थे? ये जो नवजागरण की जो बहस हम लोगों ने प्रारंभ की है, मीडिया विजिल ने जो प्रारंभ किया, इस नवजागरण की बहस को प्रारंभ करने का एक बड़ा मकसद यह है कि हम हिंदुस्तान में और खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण के प्रश्नों पर नए सिरे से बहस, आंदोलन, वैचारिक विमर्श या आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल शुरू करें।
और ये बहुत अहम जरूरत है हमारी। अनेक लोग हैं ऐसे, नवजागरण को लेके एक खास तरह का कंफ्यूजन है। हिंदी में तो और भी ज्यादा है। हिंदी में नवजागरण जो है वो शुरू होता है वो भारतेंदु युग से। हिंदुस्तान में नवजागरण शुरू होता है वो भारतेंदु के पहले से। हिंदी में ऐसे भी आलोचक हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा उसमें अग्रणी है, कि उनके लिए नवजागरण शुरू हो जाता है वेदों से ही। और भी लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि नवजागरण के दायरे में किसे रखा जाए, किस कालखंड को रखा जाए, इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक तौर पर 5 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। पहली कैटेगरी में नवजागरण की सन 1814 से लेके 1833 के कालखंड को रख सकते हैं, जिस पर कि हमने पिछले 4 एपिसोड किए, यानी राजा राममोहन राय का युग। और खासतौर पर राजा राममोहन राय का कलकत्ता आना, ये 1814 में वो कलकत्ता आए, कलकत्ता में आके रहे और नवजागरण का श्री गणेश हुआ। राजा राममोहन राय के कलकत्ता आने से लेकर राजा राममोहन राय की मृत्यु तक, ये पहला चरण है नवजागरण का। नवजागरण का दूसरा चरण है 1833 से, यानी राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद से 1857 तक, यानी जब हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम में दाखिल होते हैं। और तीसरा चरण है उसका 1857 से लेकर 1885 तक, यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक। नवजागरण का चौथा कालखंड या चरण 1885 से लेकर सन 1905 तक, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंग विभाजन तक। और नवजागरण का पांचवा और अंतिम चरण 1905 से लेकर 1919 तक, यानी बंग विभाजन से लेकर स्वाधीनता आंदोलन के स्वदेशी आंदोलन तक, असहयोग आंदोलन तक, या गांधी जी के राजनीति में दाखिल होने तक। ये कुल मिलाके, यानी राजा राममोहन राय के कलकत्ता आने से लेके और महात्मा गांधी के राजनीति में दाखिल होने तक, ये जो पीरियड है, ये पीरियड एक्चुअल में नवजागरण का पीरियड है। हम नवजागरण को मनमाने ढंग से राजा राममोहन राय के पहले के कालखंड में नहीं खींच सकते, न हम मनमाने ढंग से प्रथम असहयोग आंदोलन के बाद के कालखंड में खींच सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल कंडीशन है, जिन हिस्टोरिकल कंडीशंस में नवजागरण और उससे जुड़े हुए प्रश्न उठे। कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में नवजागरण से जुड़े हुए लोगों ने अपना महत्वपूर्ण काम हमारे बीच में किया। और ये कालखंड है वो, यानी कुल मिला के 1814 से लेके 1919 तक। तो हमारी जो बातचीत का जो दायरा है, वो बातचीत का दायरा इस कालखंड से बंधा हुआ है, हम इसके बाहर नहीं जा सकते। और इस प्रसंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज घटी, यानी एक साधारण सा प्रश्न कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, ये कि नवजागरण में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इसे नवजागरण कहते हैं? ऐसा क्या है जिसको कि आप पुराने कालखंड से इसे अलग करते हैं? नवजागरण में एक बहुत मूल्यवान चीज है, जिसने कि पूरे के पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य को निर्मित किया है। और वो मूल्यवान चीज क्या है? वो मूल्यवान चीज यह है कि नवजागरण के शुरुआत में, यानी जब राजा राममोहन राय दाखिल होते हैं, तो राजा राममोहन राय के आने के पहले तक हमारे यहां हर चीज का संदर्भ क्या था? किस संदर्भ में हम चीजें देखते थे? हमारे यहां प्रत्येक चीज का संदर्भ था धर्म, पौराणिक आख्यान और ईश्वर।
पहली बार राजा राममोहन राय के दाखिल होने के बाद यह संदर्भ बदलता है। पहली बार सामाजिक जीवन में एक नई चीज आती है और वो ये कि अब हर चीज समाज के संदर्भ से देखी जाएगी, सामाजिक संदर्भ से देखी जाएगी। यानी अब जीवन में जो कुछ मूल्यवान है वह सब कुछ सामाजिक है। सामाजिक के बिना किसी भी चीज की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, समाज के संदर्भ के बिना किसी चीज की व्याख्या नहीं हो सकती। यानी कि यहां पर जो निजी है वह भी सामाजिक है और जो सामाजिक है वह तो सामाजिक है ही। यहां तक कि मन और इच्छाएं वे भी सामाजिक हैं। तो सामाजिक का जो दायरा था वो इतना बड़ा दायरा था कि इसने निजी और सामाजिक इकाइयों को सामाजिक संदर्भ में नए सिरे से देखने और परिभाषित करने की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की। और ये इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक छलांग है, ये साधारण परिवर्तन नहीं है। ये ऐसा परिवर्तन नहीं है जो कि क्रम से घट रहा था, अचानक नवजागरण आ गया। नहीं, नवजागरण एक लंबी छलांग है कि अब समाज में जितनी भी चीजें हैं, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, जो कुछ है, व्यक्ति का आंतरिक, व्यक्ति का सामाजिक, जो कुछ है, अब उस सबकी व्याख्या और उस सबकी प्रस्तुति सामाजिक संदर्भ में होगी। और यह बहुत बड़ा डिपार्चर है पहले के सभी कालखंडों से, प्राचीन काल के हों या मध्यकाल के हों या वैदिक युग के हों। आप चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी भी चीज की व्याख्या वो सामाजिक संदर्भ के बिना नहीं होगी। और यही वजह है कि पहली बार सामाजिक एज ए कैटेगरी का उदय होता है। समाज एज ए कैटेगरी का उदय होता है। हम पहले समाज के तौर पर चीजों को नहीं देखते थे, समाज पदबंध का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सामाजिक होने का अर्थ क्या है? सामाजिक होने का अर्थ यह है कि हर चीज को समाज के संदर्भ में देखना, और ये नई दृष्टि, नई परिस्थिति हमें नवजागरण ने निर्मित करके दी। अब जो हम इजीली देखते हैं ना कि किसी ने कुछ भी बोला तो हम तत्काल उसके सामाजिक संदर्भ को उठाते हैं। ये चीज जो आज इतनी सहज और सरल लगती है वो 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के अंत में उतनी सरल नहीं थी। राजा राममोहन राय का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि राजा राममोहन राय ने इस पूरे के पूरे प्रसंग को, नवजागरण के पूरे प्रसंग को, ज्ञान और सामाजिक विकास के समूचे प्रसंग को एक सिरे से सामाजिक संदर्भ में लाके खड़ा कर दिया। और दूसरी चीज जो विकसित की वो ये कि आप जब कोई चीज आप सामाजिक संदर्भ में देख रहे हैं, कोई घटना, व्यक्ति, फिनोमिना या समृद्धि, आप जो सामाजिक संदर्भ में देख रहे हैं उसके सामाजिक संदर्भ के साथ साथ उसका एक सामाजिक आधार भी है। यानी अब वे चीजें जो पहले था ना कि जब सरस्वती की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, नहीं, अब हर चीज की उत्पत्ति के सामाजिक आधार की खोज पर ध्यान गया और सामाजिक संदर्भों की नए सिरे से पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये सारी चीजें जब शुरू हुई तो उसने एक और काम किया जो कि पहले नहीं था। अब हर चीज में पॉलिटिक्स, कोई भी व्यक्ति, घटना, फिनोमिना, समृद्धि जो नवजागरण के दौर में शुरू हुई उसमें हर चीज में पॉलिटिक्स थी। आधुनिक काल में कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा, कोई भी सरकार, किसी भी चीज का मूल्यांकन, कोई भी धर्म हो, किसी भी चीज का मूल्यांकन उसमें
निहित राजनीतिक अर्थ की उपेक्षा करके उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। यानी यह भी चीज सामने आई कि हर चीज का एक राजनीतिक निहितार्थ होता है और इसे हमें समझना होगा। और ये वह बुनियादी प्रस्थान बिंदु है जहां से कि नवजागरण पुराने मध्यकाल से, पुराने प्राचीन काल से, वो चाहे जितने ही महत्वपूर्ण रहे हो, चाहे जितनी ही महत्वपूर्ण कलात्मक सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी रही हो, उनसे बुनियादी तौर पर अलग है। क्योंकि प्राचीन काल, मध्यकाल, वैदिक काल, वो सामंत काल, जितने भी काल हैं, उन सारे कालों में समाज संदर्भ नहीं होता था। समाज के संदर्भ में देखना, समाज के संदर्भ में व्याख्यायित करना, इसकी नींव सबसे पहले नवजागरण काल में डाली गई और इसकी शुरुआत नवजागरण से होती है। और इसका श्रेय निश्चित तौर पर नवजागरण के पुरोधाओं को या पुरस्कर्ताओं को जाता है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कि राजा राममोहन राय ने की। उसमें और भी दूसरे इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे, लेकिन राजा राममोहन राय की इसमें केंद्रीय और बड़ी भूमिका थी और यह एक बड़ी चीज थी। नवजागरण के बारे में विचार करते समय एक चीज बार बार हमारे जहन में उठती है और उस पर हमें सोचना चाहिए। यह प्राथमिक तौर पर यह कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि हम जो शिक्षित लोग हैं, उन शिक्षित लोगों में एक बड़ा सेक्शन है ऐसा जो कि बेपेंदी के लोटे की तरह कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। कभी वो इस राजनीतिक विचारधारा के साथ दिखाई देता है, कभी वो उस राजनीतिक विचारधारा के साथ दिखाई देता है। इस फिनोमिना को समझने के लिए निश्चित तौर पर ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ घटी हुई एक घटना, जिसका कि जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये जो शिक्षित मध्य वर्ग, ये जो शिक्षित लोग, जो भारत के लोग, जो भारत की आत्मा कहे जाते हैं, जो सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं, से इन मध्य वर्ग में ही से, इसमें से परिवर्तनकारी लोग आए और मध्य वर्ग में ही से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि प्रतिक्रांतिकारी थे या प्रतिगामी थे या पुनरुत्थानवादी थे। तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई की दृष्टि से यह मध्य वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ी जानी है वो इस वर्ग के लोगों के जरिए ही वैचारिक लड़ाइयां लड़ी जानी है। यह बात दीगर है कि हम में से अधिकतर लोग इस वर्ग की भूमिका के बारे में उतने सचेत और सजग नहीं होते जितना कि उन्हें होना चाहिए। हुआ ये कि नवजागरण काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्यामाचरण दास। श्यामाचरण दास की एक विधवा बेटी थी और उस विधवा बेटी का विवाह हिंदू रीति से हो जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ पंडितों को दक्षिणा दी और उनसे कहा कि आप हमें शास्त्रों से प्रमाण जुगाड़ करके लिख के दीजिए कि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो उस जमाने में जो पंडित जिनकी उन्होंने सेवाएं ली, वो अपने जमाने के सबसे बड़े पंडित थे उस समय। उनमें थे काशीनाथ तर्कालंकार, श्री भवशंकर विद्यारत्न, रामतनु तर्क सिद्धांत, ठाकुर चूड़ामणि, हरिनारायण तर्क सिद्धांत, मुक्ताराम विद्यावागीश। इन लोगों ने मिलकर एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया और इन्होंने प्रूव किया कि भारतीय जो शास्त्र है, उस भारतीय शास्त्रों में यह विधान है कि विधवा का विवाह हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन्होंने बाकायदा उस पर साइन करके दिए। यही लोग, जब ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह का प्रश्न एक आंदोलन के तौर पर उठाया, तो यही सारे लोग ईश्वरचंद विद्यासागर के उस विधवा विवाह के आंदोलन के खिलाफ मैदान में उतर गए। ईश्वरचंद ने बाकायदा ये बात
एक्सपोज की कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने साइन किए, इन्होंने ही डॉक्यूमेंट तैयार किया है, लेकिन वे लोग अपने ही लिखे हुए से मुकर गए। एक और चीज थी, वो ये कि एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमान विद्यारत्न एवं बृजनाथ विद्यारत्न भट्टाचार्य। इन दोनों विद्वानों ने उस जमाने के बंगला के परंपरावादी पंडितों को तर्कशास्त्र में परास्त करके विधवा विवाह के पक्ष में मजबूत पक्ष तैयार किया और जनमत को के एक बड़े हिस्से को उन्होंने प्रभावित भी किया। लेकिन जब ईश्वरचंद विद्यासागर ने आंदोलन शुरू किया विधवा विवाह के पक्ष में, तो ये दोनों महाशय जो कि विधवा विवाह के पक्ष में थे, ये दोनों भी अपोजिट में चले गए, विपक्ष में चले गए। कहने का मतलब ये कि ये जो शिक्षित वर्ग है, ये जिस चीज को लिख के कह रहा है, अगर इससे ये कहा जाए कि आप जो लिख रहे हैं आप आंदोलन में उसका समर्थन कीजिए, तो अनेक बार यह देखा गया है कि वह आंदोलन से कन्नी काटता है और जो उसने खुद लिखा है या कहा है उससे ही वो विमुख हो जाता है। यानी वाचिक परंपरा में ये जितना शेर दिखाई देता है, ये उतना बड़ा शेर नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने विधवा विवाह का जो पक्ष था उस पक्ष को सामाजिक आंदोलन का पक्ष बनाया। विधवा विवाह के पक्ष में जो शास्त्र के विचार थे, पहली बार उन्हें जनता के आंदोलन के विचार के रूप में रूपांतरित किया। जो लोग आए दिन ब्राह्मणों को गाली देते हैं ना, सवर्ण सबसे ज्यादा गाली खाते हैं, और ईश्वरचंद विद्यासागर के व्यक्तित्व की एकमात्र विशेषता यह है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना ब्राह्मणत्व तो नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। और ये दिलचस्प है, ये दिलचस्प है कि जो लोग अंबेडकर के पक्ष में खड़े होते हैं, अंबेडकर की आलोचनाओं से सहमत होते हैं, सवाल तो बनता ही है ना कि जाति के खिलाफ में, स्त्रियों के उत्पीड़न के खिलाफ में ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने जो काम किया, उस काम को, उनके उस इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन को, उनके उस सोशल इंटरवेंशन को अंबेडकर ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कोई तो वजह है। ज्योतिबा फुले की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में, एक बात पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन सवाल यह कि बंगाल के नवजागरण में ये जो विरासत है, जिसमें सवर्ण फोर फ्रंट पर लड़ रहे हैं, और किन से लड़ रहे हैं? सवर्ण कठमोल्लों से लड़ रहे हैं, सवर्ण जो परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, उनसे लड़ रहे हैं। तो क्या आज के जमाने में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, शिक्षितों के बीच में सारे सवर्णों को एक रंग से पोत कर आप काला कर सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं कर सकते। क्योंकि नवजागरण की जो बंगाल की परंपरा है, उस नवजागरण की बंगाल की परंपरा ने, जिसने कि मॉडर्न भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा की, उस नवजागरण की बंगाल की परंपरा को में जो सवर्ण जाति से लोग आए थे, जो अपनी ही जाति में स्ट्रगल करके सामने आए थे, जिन्होंने नई दुनिया बनाई, नए दृष्टिकोण का निर्माण किया, उनमें अधिकतर लोग सवर्ण थे। ये कोइंसिडेंट है?
बंगाल में जाति प्रथा को इवॉल्यूश करने में इन लोगों को सफलता मिली। तो विचारणीय प्रश्न बनता है, ये सवाल ये है कि क्या सवर्ण असवर्ण की कैटेगरी के आधार पर क्या सिर्फ ब्राह्मणवाद के ऊपर हमला करके आप आधुनिक भारत के अंदर चले हुए वैचारिक संघर्षों को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसा नाम है जो कि अपने को शर्मा लिखने में और ब्राह्मण लिखने में गर्व का अनुभव करता है। वो अपने को हिंदू कहने में गर्व का अनुभव करता है और उसने सबसे कट्टरपंथी लोगों से मोर्चे लिए। वो कैसे मोर्चे लिए, क्या क्या डिटेल्स हैं उसके, इनकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे, आराम से करेंगे। लेकिन जो चीज पर्सपेक्टिव के लिहाज से समझने की है कि जो नवजागरण के जो लोग हैं और बंगाल के नवजागरण के लोग हैं, इन बंगाल के नवजागरण के लोगों की ये सबसे बड़ी भूमिका है कि ये कास्टिज्म नहीं मानते थे। और जो कास्टिज्म नहीं मानते, जो जाति प्रथा के तमाम बर्बर रूपों की जिन्होंने आलोचना की है, मेरी चिंता का विषय यह है कि उनके काम को हम लोग कभी जब जाति प्रथा के खिलाफ में तमाम किस्म के वैचारिक डिस्कोर्स चलाते रहते हैं, विमर्श चलाते रहते हैं, तो उस में उनका जिक्र क्यों नहीं करते? मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप बंगाल के नवजागरण को माइनस करके आप जाति प्रथा के खिलाफ में कोई भी डिस्कोर्स तैयार नहीं कर सकते। सिर्फ ज्योतिबा फुले के आधार पर और अंबेडकर के आधार पर आप वो हिंदुस्तान में जाति प्रथा के खिलाफ में डिस्कोर्स निर्मित नहीं कर सकते। मुझे महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले के आंदोलन की भी जरूरत है, मुझे अंबेडकर की भी जरूरत है, मुझे राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भी जरूरत है, मुझे देवेंद्रनाथ टैगोर की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर चूंकि सवर्ण हैं इसलिए वे हमारा हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, वो दोनों ही नवजागरण की दोनों ही धाराएं उनकी जरूरत है, क्योंकि वे दोनों ही अलग अलग किस्म के सवालों पर फोकस करती हैं, रोशनी डालती हैं। मैं अंबेडकर को भी छोड़ नहीं सकता, मुझे अंबेडकर भी चाहिए, मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी चाहिए। और ये जब तक परिप्रेक्ष्य आप नहीं बनाएंगे, आप जाति प्रथा के खिलाफ में राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में कोई बहस नहीं चला सकते। अब एक अन्य प्रश्न को हम लोग लें, और बहुत जरूरी प्रश्न है, वो ये कि ये जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, उनका काम साधारण काम नहीं है। आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अस्मिता की राजनीति करना चाहते हैं। अस्मिता की पहली लड़ाई भाषा की लड़ाई है, अस्मिता की पहली जंग भाषा की जंग है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस अर्थ में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्पोक्समैन और आइडियोलॉग हैं। समझने की जरूरत है इसे। वे पहली बार नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर बंगला को और एक आधुनिक बंगला को निर्मित करते हैं और बनाते हैं। भाषा में जो भदेशपन था, भाषा में जो ग्राम्यत्व था और ग्राम्य बर्बरता थी, उस ग्राम्य बर्बरता और भदेशपन को वो एक सिरे से भाषा के क्षेत्र से बाहर करते हैं और सभ्य सुसंस्कृत भाषा का निर्माण करते हैं। सभ्य सुसंस्कृत भाषा के जरिए ही कला नैपुण्य पैदा होता है और उसी के जरिए साहित्य और कला के रूपों का निर्माण होता है। बिना साहित्य के अच्छी भाषा के, बिना कलात्मक भाषा के अच्छा साहित्य संभव नहीं है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के आने के पहले से लोग बंगला लिख रहे थे और भी चीजें, गद्य बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा था, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सबसे मूल्यवान काम यह था कि जो लोग गद्य लिख रहे थे और दूसरी विधाओं में काम कर रहे थे, वे लोग नहीं जानते थे कि भाषा से
ग्राम्यत्व के दोष को कैसे निकाला जाए। पहली बार ये बड़ा काम हुआ और इसने बंगला नेशनलिटी की लैंग्वेज को निर्मित किया और नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट को निर्मित करने में इससे मदद मिली। एक जाति से एक भाषा अपनी आइडेंटिटी बनाए और एक ऐसी भाषा आइडेंटिटी बनाए जो भाषा पहली बार बनी है। कैसे बनी है वो? जो नेशनलिटी की लैंग्वेज बनी बंगला, वह बंगला है जो कलकत्ते में बोली जाती। वो मुफस्सल एरिया में, ग्रामीण इलाके में बोले जाने वाली बंगला नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले बंगला बोली जाती थी अलग अलग अंचलों में, जैसी बंगला बोली जाती है वैसी। उसमें तमाम किस्म की ग्राम्य शैलियां प्रचलन में थीं। उन तमाम किस्म की ग्राम्य शैलियों के प्रचलन से बंगला को मुक्त करके एक स्टैंडर्ड बंगला का निर्माण किया और उसने बंगला जाति को आधुनिक बंगला भाषा दी और इससे नेशनलिटी का निर्माण शुरू हुआ। और इसमें दो चीज हुई। दो मैसेज निकले इससे कि जो महानगर की भाषा है, महानगर के व्यापार की भाषा है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो नेशनलिटी की लैंग्वेज बन सकती है। और ये एक बड़ा काम था, ये साधारण काम नहीं है। इसने पूरे के पूरे नेशनलिटी के डिस्कोर्स को, नेशनलिटी के चरित्र को, भाषा और जनता के बीच के सह संबंध को, उसके अंतर विरोधों को एक सिरे से बदल दिया। और सामान्य तौर पर यह मान लिया गया कि बंगाली जाति जो भाषा बोलेगी, बंगाली जाति कोई बहुत ही विकसित अवस्था में नहीं थी जिस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन राय दाखिल होते हैं। बंगाली जाति की वही दशा थी जो आज हिंदी भाषी क्षेत्रों में दशा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या दशा है? हिंदी भाषी क्षेत्रों में दशा यह है कि आज भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर खड़ी बोली हिंदी जिसे हम लोग कहते हैं, उस खड़ी बोली हिंदी का यूनिफॉर्मली पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं करते लोग। कहीं अवधी का प्राधान्य है, कहीं जो है मैथिली का प्राधान्य है, कहीं भोजपुरी का प्राधान्य है, कहीं और अंचल की बोलियों का प्राधान्य है। यहां तक कि खड़ी बोली हिंदी जिस इलाके में पैदा हुई और बड़ी हुई, उस इलाके में ब्रजभाषा का प्राधान्य आज भी प्राधान्य है। आप बाजार में जाइए, लोग आपको ब्रजभाषा में बोलते हुए मिलेंगे। तो हम तो आज भी अपने यहां नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को एक कॉमन कम्युनिकेशन की, कल्चर की भाषा के तौर पर निर्मित नहीं कर पाए अभी तक। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खास तौर पर जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि उन्होंने बंगला को एक नेशनलिटी की पहचान दी, जातीयता की पहचान दी। और ये साधारण काम नहीं है, ये साधारण काम नहीं है। भाषा में ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्य बर्बरता के रूप, ग्राम्य बर्बरता के रूप क्या है? भाषा में जैसे हम लोग गालियां देते हैं। हमारे तो सामान्य सी बात है, अभी भी घरों में आम बातचीत में रास्ता चलते, आप मथुरा में जाइए, आप आगरे में जाइए, आप बाजारों में जाइए, आपको रास्ता चलते प्यार से दोस्त को गाली देते, संबोधन के साथ बुलाते हैं लोग। बेटा बाप से गाली देके बात करता है, बाप बेटे से गाली देके बात करता है, और बड़े प्यार से। भाषा में जो बर्बरता थी, उस बर्बरता को खदेड़ के बाहर कर दिया गया, लेकिन हम अभी तक खदेड़ के बाहर नहीं कर पाए हैं। तो एक नए वैकल्पिक सांस्कृतिक परिवेश के निर्माण के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक सुसंस्कृत कला नैपुण्य से युक्त भाषा हो, जिसमें आप बेहतर बोल सकें, बेहतर लिख सकें, कलात्मक सृजन कर सकें। तो मुझे ईश्वर विद्यासागर का जो ये काम है, ये काम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत आकर्षित करता है, बार बार आकर्षित करता है। एक और चीज है जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा कहते हैं ना आम बातचीत में। तो बोलचाल की भाषा में
बंधन नहीं है। चाहे जैसे बोलिए, चाहे जिस रूप में बोलिए, लेकिन जब ईश्वरचंद विद्यासागर ने भाषा को संगठित करना शुरू किया और नए रूप देने शुरू किए, तो उसमें उन्होंने नियम, व्याकरण के नियम, भाषा के बंधन उसमें डाले। और भाषा के बंधन के बिना कला का बंधन पैदा नहीं होता। और वही मुझे लगता है कि जिस बंगला भाषा जितनी तेजी से कलात्मक ऊंचाइयों पर पहुंची, बंगला का साहित्य जिस कलात्मक ऊंचाई पर पहुंचा, उसके निर्माण में ईश्वरचंद विद्यासागर का जो योगदान था, जिसमें उन्होंने भाषा को एकदम परिष्कृत करके और ग्राम्य बर्बरता से और ग्राम्यत्व से मुक्त किया, उसने बड़ी मदद की। एक और चीज थी जिसको कि हम लोग समझते ही नहीं है और यहां तो एंजॉय बहुत करते हैं। भाषा में एक खास तरह ग्राम्य पांडित्य हुआ करता था, जिसे हम लोग हिंदी वाले कहते हैं ना, पेट का ज्ञान। तो यहां भाषा बोलने वालों को पेट का ज्ञान बहुत है। ऐसे पेट के ज्ञानी जैसे हिंदी में मिलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में मिलते हैं, ऐसे पेट के ज्ञानी एक जमाने में बंगाल में भी हुआ करते थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जब भाषा को लिबरेट किया और आधुनिक भाषा बनाया, तो उसने ग्राम्य पांडित्य से भी भाषा को मुक्त किया। और ग्राम्य पांडित्य कैसा होता है, इसका एक मजेदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप एजुकेशन पर बात कीजिए, आपको आपको पता चलेगा कि एक साधारण व्यक्ति भी जो कि एजुकेशन के बारे में एबीसीडी नहीं जानता, वो भी यहां उपदेश देता मिलेगा आपको। आपको फेसबुक पे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा, जिन्होंने सोशल साइंस की कोई किताब नहीं पढ़ी ठीक से, लेकिन वे आपको समाज की, राजनीति की, मार्क्सवाद की ऊल जलूल बातें बकते हुए दिखाई देंगे। इसे कहते हैं ग्राम्य पांडित्य, पेट का ज्ञान। और यह ग्राम्य पांडित्य बहुत बड़े पैमाने पर था बंगला में, और इस ग्राम्य पांडित्य को खदेड़ के एकदम ईश्वरचंद विद्यासागर ने भाषा से बाहर कर दिया। हमारे यहां तो अभी ग्राम्य पांडित्य के लोग अभी बिल्कुल एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं। जिस लड़के को साइंस नहीं आती, वो लड़का साइंस के बारे में ज्ञान देता है। और क्या ज्ञान देता है? वो बिल्कुल वही ज्ञान देता है जो बाबा देते हैं कि कैंसर भी भस्म से ठीक हो सकता है, कोरोना भी जो जड़ी बूटी से ठीक हो सकता है। ये ग्राम्य पांडित्य। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस ग्राम्य पांडित्य की एकदम चूल्हे हिला दी और उसे खदेड़ के बाहर कर दिया। यह एक बड़ा आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था, और यह किसने किया? पंडित ईश्वरचंद शर्मा ने। ग्राम्य पांडित्य आपको, बंगाल में आप जाइए, आपको ग्राम्य पांडित्य नहीं मिलेगा, आप पांडित्य मिलेगा। ग्राम्य पांडित्य को बहुत करारी चोट पहुंचाई उन्होंने, और उसी की वजह से बंगाल में भद्र समाज, जिसे हम लोग कहते हैं भद्र लोक, भद्र समाज का जन्म हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक साधारण काम किया, भाषा के परिवर्तन के जरिए समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म दिया। समाज में एक नई संस्कृति, नए गद्य और नए कला नैपुण्य को जन्म दिया। भाषा के जो बंधन, नए बंधन तैयार किए, भाषा का जो ग्रामर तैयार किया, उस भाषा के ग्रामर ने साहित्य के ग्रामर को बदल दिया, और उसने समूचे जीवन के आपसी आदान प्रदान की भाषा के ग्रामर को बदल दिया और पूरे समाज को बदल दिया। तो यह साधारण काम नहीं है। हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बात कही थी उनके बारे में। उन्होंने कहा था, वो मैं पढ़ना चाहूंगा, कोट, विद्यासागर के जीवन वृत्तांत को ध्यान से देखने पर यह विचार बार बार मन में उठता है कि वे एक महान बंगाली ही नहीं थे, रीतिगत हिंदू ही नहीं थे, बल्कि इन सबसे बहुत बड़े थे।
वे यथार्थ मनुष्य थे। उनके जीवन में सर्वोच्च गौरव का विषय इस सरल मनुष्यत्व का प्राचुर्य ही है, और इसी से उनकी कीर्ति की अपेक्षा उनका विशाल चरित्र महात्म्य ऊंचा है। अनकोट। यानी ईश्वरचंद विद्यासागर पर बात करते समय, बंगाल के पूरे परिदृश्य पर बात करते समय, ये जो लैंग्वेज का इशू है, ये लैंग्वेज का इशू सामान्य इशू नहीं है। इसने पहली बार मॉडर्न नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर बंगला भाषा को जन्म दिया, जिसमें कि बड़ी संख्या में ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कि इस दौर में काम न हुआ हो। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, हर क्षेत्र में बांग्ला में किताबें लिखी गई, और जिन लोगों ने लिखी वे लोग उस जमाने के सबसे बेहतरीन इंटेलेक्चुअल माने जाते थे। जो साइंस के टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र बोस जैसे लोग, वही सब लोग बांग्ला में भी लिखते थे। उनकी अनेक बार पहली बार खोजें बांग्ला में आई, फिर उसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई, और ये साधारण चीज नहीं थी। यानी हर बुद्धिजीवी अपनी भाषा से प्यार करता था और अपनी भाषा में व्यक्त करना अपना धर्म समझता था। तो भाषा संबंधी जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को इस रूप में हम देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नवजागरण के परिदृश्य में दो और चीजें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, बल्कि तीन कहें तो ज्यादा अच्छा है। जहां एक तरफ ये नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर बंगला का निर्माण हुआ, वहीं तीन और चीजें आई जो कि बहुत मूल्यवान है। स्वतंत्रता की धारणा आई और तर्क की धारणा आई, और स्वतंत्रता और तर्क की धारणा को उदारतावाद के परिप्रेक्ष्य में पेश किया गया, जिसे लिबरलिज्म कहते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर लिबरलिज्म का स्पेस, लिबरलिज्म की शुरुआत सबसे पहले इसी दौर में होती है। लिबरलिज्म पहले किसी दौर में नहीं था। उदारतावाद जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, हिंदी में, साधारण भाषा में, यह उदारतावाद सिर्फ आधुनिक काल में ही आता है, और वह नवजागरण के दौर में आता है। और जब ये चीजें आई, यानी स्वतंत्रता, तर्क और उदारतावाद, तो इससे किसे चुनौती मिली? दरबारी सभ्यता और संस्कृति, उससे जुड़े हुए मूल्य, उनको चुनौती मिली। और पहली बार ऐसा हुआ कि अब हर चीज उदारतावाद के नजरिए से परिभाषित की जाने लगी। पहले हमारे यहां परंपरा थी भक्ति के नजरिए से हर चीज को परिभाषित करने की। राजा राममोहन राय के आने के पहले तक हर चीज भक्ति के आड़ में छिपी हुई थी। समाज को अगर खोजना है तो भक्ति को पहले हटाओ, तब समाज दिखाई देगा। भक्ति के आवरण से मुक्त किए बिना आपको मध्यकाल में समाज दिखाई नहीं देगा। भक्ति का आवरण पूरे के पूरे समाज पर पड़ा हुआ है, ज्ञान के हर रूप पर पड़ा हुआ है। नवजागरण में कोई भी चीज, कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या, वो उदारतावाद के परिप्रेक्ष्य के बिना समझ में नहीं आएगी। मैंने पिछले एक व्याख्यान में ये बात कही थी कि नवजागरण का संबंध बुर्जुआ जी से है, बुर्जुआ जी की विचारधारा से है, बुर्जुआ वर्ग के उदय से है। तो उदारतावादी दृष्टिकोण के विकास से क्षति किसको पहुंची? क्षति पहुंची भक्ति के नजरिए को, क्षति पहुंची
रीतिवादी नजरिए को, जिसे हम लोग दरबारी सभ्यता से जुड़ा हुआ नजरिया कहते थे, और दरबारी सभ्यता से जुड़े हुए नजरिए की खूबी क्या थी? वहां हर चीज तय थी। जैसे अभी व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हर चीज तय है, फिक्स है। और व्हाट्सएप में जो लोग उलझे हुए हैं आज के जमाने में, जो लोग उससे प्रभावित हैं, जिस चीज पर अभी जोर दिया जा रहा है वो कौन सी चीज है? कि जो कुछ तयशुदा है उसे मानो। हमने तय कर दिया, सरकार ने तय कर दिया, इंटेलेक्चुअल्स ने तय कर दिया, उसे मानो, फॉलो करो। मीडिया ने तय कर दिया, उसे मानो, फॉलो करो। ये जो तयशुदा चीजों को मानो और उनका अनुकरण करो, ये परंपरा बेसिकली दरबारी परंपरा है, ये रीतकाल की परंपरा है, ये मध्यकालीन परंपरा है। आप जब तक ये तयशुदा धारणाओं के आधार पर अपनी राय बनाते रहेंगे, उसे प्रचारित करते रहेंगे, आप तय मानिए आप लौट के मध्यकाल की तरफ जाएंगे। ये जो इतना मध्यकाल समाज में दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर, ये अंध धार्मिकता और तमाम किस्म के जो कूपमंडुकता दिखाई दे रही है, उस कूपमंडुकता और अंध धार्मिकता को निर्मित करने में सबसे बड़ी भूमिका है इस रीतिवादी मध्यकालीन बोध की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सबसे बड़ी मूल्यवान चीज यह थी कि उन्होंने इस तयशुदा धारणा को, तयशुदा मान्यताओं को, धर्मशास्त्र के द्वारा बताई गई मान्यताओं को, रीतियों को, नीतियों को सीधे सीधे चुनौती दी कि हम नहीं मानते। और नवजागरण के लोग किस चीज को मानते थे? स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति सबसे मूल्यवान अभिव्यक्ति मानी जाती। तो नया जो नवजागरण आया, नवजागरण ने कौन सी चीज क्रिएट की? किस चीज को महत्व दिया गया? स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन को, स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति अब महत्वपूर्ण मानी गई। और यही वह जगह है जहां से अभिव्यक्ति की आजादी का जन्म होता है। यही वह जगह है जहां से कि आप ईश्वर और भक्ति की जो जकड़बंदी थी समाज में, चिंतन में, दृष्टि में, उससे समाज को लिबरेट करते हैं। यह साधारण चीज नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कि एकदम दरकिनार किया जाए। और आखिरी चीज आज के वक्तव्य तक फिलहाल वो ये कि पहले सत्ता ने जो कह दिया वो मान लिया गया, राजा ने जो कह दिया वो पर्याप्त था, राजा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने कह दिया वो पर्याप्त था, घर में बड़े ने किसी ने कह दिया पर्याप्त था। यानी सत्ता की स्पिरिट, हायरार्की की स्पिरिट, उसमें बंधे रहने और बहने की आदत थी। सत्ता की स्पिरिट और हायरार्की की स्पिरिट की लय में जीने की आदत थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन दोनों ही किस्म की लय में जीने वाली जो आदत थी, संस्कार थे, यानी सत्ता की स्पिरिट और हायरार्की की स्पिरिट, यानी ऊंचे छोटे बड़े का भेद, बड़े छोटे का भेद, राजा और रंग का भेद, राजा जो कहेगा वो सही है, बड़े जो कहेंगे वो सही है, पंडितों ने जो कहा है वो सही है, विद्वान जो कहें वो सही है। ये जो सत्ता और हायरार्की की स्पिरिट जो थी, उस स्पिरिट को चुनौती दी और ध्वस्त कर दिया उसे। तो नवजागरण को अर्जित करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? सत्ता की और हायरार्की की स्पिरिट को चुनौती देने की जरूरत है, और राजा राममोहन राय यहीं पर सबसे ज्यादा रिलेवेंट दिखाई देते हैं। नए समाज को बनाने के लिए, नए दृष्टिकोण को बनाने के लिए सत्ता और हायरार्की की स्पिरिट को हर स्तर पर चुनौती दी जानी चाहिए।
सत्ता और हायरार्की की स्पिरिट को चुनौती दिए बिना आप नया समाज बना ही नहीं सकते। और जिस समय आप सत्ता और हायरार्की की स्पिरिट के सामने नतमस्तक हुए, आप तय मानिए आप गुलाम मानसिकता के शिकार होंगे। और यही वह जगह है जहां से कि वे एक परंपरागत धार्मिक समाज को, एक परंपरागत हिंदू समाज को ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने तरीके से खोलते हैं। और ये जो सत्ता और हायरार्की की स्पिरिट थी, इसमें एक खास तरह का नायक मोह था। और नायक हमेशा भगवान हुआ करता था या राजा हुआ करता था। तो जो लोग सत्ता की स्पिरिट में बंधे हुए हैं, जो हायरार्की की स्पिरिट में बंधे हुए हैं, जिनको आज भी जाति प्रथा में ऊंची जातियों का वर्चस्व महत्वपूर्ण लगता हो, वे लोग किसके साथ हैं? उन्हें एक नायक चाहिए राजनीति में। पहले जमाने में भगवान नायक था, अब भगवान की जगह राजनेताओं ने ले ली है। सो मध्यकालीन भावबोध से निकालने में समाज को राजा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो यह कि उन्होंने सत्ता की स्पिरिट और हायरार्की की स्पिरिट और नायक मोह, इन तीन चीजों को चुनौती दी और ये तीनों चीजें ध्वस्त करके रख दी। और कौन महत्वपूर्ण था? साधारण आदमी, साधारण आदमी के हित, साधारण आदमी के सुख दुख। और साधारण आदमी ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ संकेत करके छोड़ रहा हूं मैं यहां। संस्कृत पढ़ने का हक पहले सिर्फ सवर्णों के पास था। राजा राममोहन राय, सॉरी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इस चीज को चुनौती दी, कहा कि नहीं, संस्कृत शूद्र भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत सबके लिए है। और उन्होंने शूद्रों के प्रवेश को सुनिश्चित किया। तो जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ने के लिए शूद्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करता है, सवाल यह है कि जो नया जो जाति विरोधी डिस्कोर्स है वह उस डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं बनता? जो लोग जाति प्रथा के खिलाफ में हिंदी भाषी क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं, जो दलित साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं, वह इस पहलू को क्यों नहीं देखते कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह जो काम किया, यह काम असाधारण काम था। उन्होंने अपने हाथ से वो नियम तोड़ा, अपने हाथ से तोड़ा वो, और दलितों को प्रवेश दिलाया, शूद्रों को प्रवेश दिलाया। और पर्पस क्या था? जो मैंने आपसे कहा, सत्ता की स्पिरिट और हायरार्की की स्पिरिट और नायक मोह, इन तीन चीजों को नष्ट करना। और ये नवजागरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नवजागरण में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी सांस्कृतिक, जिन पर हम लोग बाद में आगे फिर बातचीत करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। मैं अभी ये सुन रहा था और हमने एक पिछले एपिसोड में बात की थी ब्रूनो को लेके, और अखिलेश कुमार जी ने सवाल भेजे, और अखिलेश जी का ये सवाल जो है हम लोग बता दें कि अगले एपिसोड में हम लोग ये सवाल ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम सवाल जो है वो अगले एपिसोड में, मतलब गुरुवार को हम लिया करेंगे। तो इसको लेके कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बातचीत करेंगे क्योंकि गुरुवार को हम दरअसल एक एपिसोड में अगर सवाल लेंगे तो हम आराम से समय लेके उस पर बातचीत कर सकते हैं, इसलिए ये हमने तय किया है। तो लेकिन निश्चिंत रहें, ये जो बात आप कर रहे थे जहाँ से हमने अंत किया, और ये जो टेक्स्ट भी हमने इसका चलाया किनारे, ये जो बात हो रही थी हिरार्की को चैलेंज करने वाली, और ये दरअसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आज हम जहाँ भी हैं, जैसे इस वक्त मैं एक कमरे में बैठा हूँ, और ये एक साधारण सा घर का कमरा है, और आप भी अपने घर पे बैठे हुए हैं कमरे में, और हम सैकड़ों हज़ारों लोगों से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हिरार्की को चैलेंज नहीं किया जाता तो आज हम जो कुछ भी देखते हैं दुनिया में, ये तकनीक आखिर आती कैसे? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि थॉमस एल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्लास में सवाल पूछने शुरू किए, बहुत जो टीचरों को, दरअसल टीचर्स को वियर्ड लगते थे सवाल, वो अजीब लगते थे।
और एक बार क्लास में टीचर ने पढ़ाया कि वो चिड़िया के उड़ने की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चिड़िया उड़ती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो अध्यापक ने जवाब दे दिया कि क्योंकि हमारे पंख नहीं है। अब दरअसल वैज्ञानिक तौर पे पंख नहीं होने से ना उड़ पाना या पंख होने से उड़ पाना विज्ञान की दृष्टि में एक तर्कसम्मत जवाब नहीं है, क्योंकि पंख जो है शुतुरमुर्ग और मुर्गे दोनों के होते हैं, उसमें एरोडायनेमिक्स जो है वो रोल निभाती है। आपके फ्लाइट के एंगल से लेके हर चीज़, आपकी बॉडी की शेप क्या है, उसके बिना आप नहीं उड़ सकते केवल आपके पंख हो जाएं तो। और एडिसन ने तुरंत जो है वो एक त्वरित बुद्धि से बालक एडिसन ने जवाब दिया कि पंख तो पतंग के भी नहीं होते, वो कैसे उड़ जाती है। और इस बात पे जो है अध्यापक महोदय नाराज हो गए, उनको स्कूल से निकाला गया इस तरह के सवालों के लिए। उन्होंने ये, और हम देखें बच्चे इस तरह के सहज सवाल पूछते हैं और हम हंस देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं या कहें हम बालिग हो जाते हैं या हम शायद 12-13 साल के हो जाते हैं, तो हमारे समाज में एक बड़ी खूबसूरत परंपरा है। खूबसूरती का संदर्भ यहाँ पर यह है कि अगर हम अपने शहर की सबसे खूबसूरत इमारत को देखें तो उसके ठीक पीछे आमतौर पे एक झुग्गी होती है जिसमें जो है बहुत गरीबी व्याप्त होती है, उसके ठीक पीछे होगी हमेशा। और जब वो इमारत बन रही होती है तो उसको बनाने में भी गरीबों का ही खून लगा होता है। तो ये एक विशेष प्रकार की खूबसूरती है जिसको हमारा मध्य वर्ग बहुत पसंद करता है। सत्ता से ज्यादा खून जो है दरअसल, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि ये जो उसमें खास तरह की जो जड़ता होती है ना जी, वो जड़ता उसे अपील करती है, जड़ता खींचती है उसे। केवल जड़ता ही नहीं, इसमें एक और चीज है दरअसल, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ एम्बिशन बदला है। मैं अपनी बात यहाँ पे करूँ और बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ाई करके निकला या पढ़ाई करने गया था तो बचपन में एक अर्थाभाव था, आर्थिक अभाव थे बहुत सारे। तो जहन में ये था कहीं ना कहीं कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, तो तमाम चीज़ें सरोकार वरोकार ठीक थे, पर साथ में कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कि एक घर खरीदूंगा बड़ा, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक दिन संपादक बन जाना है कहीं पे। जब फील्ड में निकला तो वो एम्बिशन धीरे धीरे, वो प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो गई, खत्म हो गया वो। ना मेरे पास आज तक अपना घर है, ना मेरे पास गाड़ी है। और मुझे दरअसल ये सवाल मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरी प्राथमिकता में ये नहीं शामिल है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का ये सवाल आता है, यार तुमने घर नहीं खरीदा अभी तक, 15-16 साल तुमको हो गए, फिल्म लिख दी तुमने, ये कर दिया। कभी परिवार वाले भी कहते हैं, कोई कहता है गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हो। ये जो प्राथमिकताएं हमारी बदली हैं, यानी कि जीवन में हमारी प्राथमिकता बदलने से, यानी कि जब शिक्षा का पूरा उद्देश्य केवल एक नौकरी हासिल करना और उससे एक घर खरीद लेना और कार खरीद लेना होता है, तो दरअसल मध्य वर्ग का सपना जो है और पुनर्जागरण काल, जो आज हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो बात हो रही थी, जहाँ पे सौंदर्य, कला, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, उसमें जाने की जो बात है, जब प्राथमिकता बदल जाती है तो मध्य वर्ग की प्राथमिकता दरअसल यह है कि अगर मेरे पास, जैसे मैं एक छोटी सी चीज कहूँ, आप जो कह रहे हैं ना उसे, वो सियोनी की भाषा में जी, वो ये है कि अपने करीब का जो यथार्थ है जी, उससे जुड़ो। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उनकी। जी, जी। अभी स्थिति क्या है कि हम करीब के यथार्थ को तो जानते ही नहीं, जुड़ना तो दूर की बात रही। वो वही, और वो मैं कह रहा हूं ना कि उस खूबसूरत जो आप झोपड़ी कह रहे हैं ना, हाँ ठीक पीछे जी, वो झोपड़ी देखी ही नहीं, वो झोपड़ी ही देख के उनके अंदर तमाम किस्म के परिवर्तन हुए। जी, जी, वो घर में देख के ही वो सीखे। जैसे राजा राममोहन राय को अपने घर में ही विधवा, उनकी जो भाभी थी उसका जो सती बनाया गया, तो उनके दिमाग में वो चीज आई जी, और इनके यहां भी ये चीज इनकी माता से इनके ऊपर असर पड़ा और ये जो विधवाएं देखी इन्होंने, जी, जो अपने इर्द गिर्द थी। जी, यानी जो रेनेसा की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो क्या है कि उसने पूरे धर्म, ईश्वर, ये तमाम किस्म की हायरार्की, ये सत्ता की स्पिरिट, ये नायक मोह, इन सबको रिप्लेस किया किसके जरिए? करीब के यथार्थ को देखो। जी, जी। वो वही एक समस्या है दरअसल। तो वो क्या हो गया है कि मध्य वर्ग का सपना, वो 10 साल पहले बजाज चेतक से मारुति जेन पे स्विच करने का सपना देख रहा था केवल, अब वो मारुति जेन से बीच में इनोवा होते हुए और अब किसी सेडान में, या वो सोच रहा है नई गाड़ी कौन सी आई है जो 8 से 10 लाख के बीच में, और उसके पास 8 से 10 लाख है नहीं, तो वो लोन ले लेगा और उसका जिंदगी, उसकी ईएमआई। तो ये जो जिंदगी फंस गई है। और रेनेसा में बहुत सारी बातें इसको लेके अगर हम सोच के देखें, मनुष्य से ज्यादा संसाधन या मटेरियल, जिसे हम कहते हैं, मटेरियल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मैन। और ये तो मैं यही बात सोच रहा था कि ये चैलेंजिंग प्रोसेस ऑफ चैलेंज है।
तो हमारे परिवारों में हमको एक संस्कार दिया गया है, बड़ा खूबसूरत संस्कार है। तो उसमें ये कहा जाता है कि बड़ों को जवाब नहीं देते, एक। दूसरा संस्कार है कि बड़ों से सवाल नहीं पूछते। अब आप इसको अगर दोनों को एक साथ जोड़ के देखें तो ये बड़ों ने, हिरार्की ने, अपने लिए किसी भी तरह की जवाबदेही से खुद को मुक्त कर लिया, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ सकते बड़ों से बार बार, और आप बड़ों को जवाब नहीं दे सकते बार बार। और फिर होता क्या है इस प्रोसेस में, जब आप 14-15 साल के होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, तो लगता है कि ठीक है एक दिन हम भी बड़े हो जाएंगे। तो आप चूंकि उनको देख रहे हैं, आपको लगता है तो बड़ी आनंद की, एक प्रिविलेज की पोजीशन है जहां न तो कोई सवाल पूछेगा ना जवाब देना है। तो जब हम बड़े हो जाएंगे प्रिविलेज हमको ही मिल जाएगा, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हमको लगता है यार जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया। मेरी दादी अक्सर कहती थी, जैसे मैंने अपनी दादी से पूछा एक बार कि ये करवा चौथ क्यों करती हैं औरतें, व्रत क्यों रखती हैं, तो उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा। तो मैंने यही पूछा कि तो फिर पापा को भी करना चाहिए माता जी के लिए, मम्मी के लिए। तो बोली कि हमारे यहाँ तो नहीं हुआ कभी। हमने कहा हुआ नहीं तो अलग बात है, था तो आपके गांव के घर में पंखा भी नहीं था और बिजली भी नहीं थी, अभी है ना, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने हमसे, वो मुझे एक ही जवाब देती थी हर बात पे कि हमको नहीं पता था कि तुम हमसे पूछोगे, वरना अपने पुरखों से पूछ के रखते। तो अब उनके पुरखों ने उनको जवाब नहीं दिया, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाह रही है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया, पर वो सवाल की जगह बन गई परंपरा कि जवाब नहीं दिया जाता इस सब बात का। तो जो हमको नहीं पता है वो एडिसन की टीचर की तरह, क्योंकि पंख नहीं होते, या कई सारे अध्यापक ऐसे होते थे जो क्लास में कहते थे कि आप क्लास के बाद मिलिएगा, आपको बताएंगे, जब उनको जवाब नहीं पता होता था। बजाय इसके कि वो ये कहें कि मैं अगली कक्षा में आऊंगा तो पढ़ के आऊंगा, तैयारी करके आऊंगा। उसका कारण ये ना, वो क्लास में जो जाते हैं ना शिक्षक, वो रट के जाते हैं जी। अगर वो सवाल सुनेंगे और सवाल का जवाब देंगे तो रटा हुआ भूल जाते हैं। हाँ, ये मेरे साथ में मेरे साथ में अनेक शिक्षक थे ऐसे, जी। तो जो मेरे साथ पढ़ाते थे। जी। तो मैंने जब नया नया ज्वाइन किया तो एक शिक्षक थे जो प्रेसिडेंसी में पढ़ाते थे, वो सीनियर टीचर थे, वो मेरे यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं का विषय मुझे दे दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रट के आता हूँ जगदीश्वर जी। अब मेरी तो समझ में नहीं आया कि रट के कोई आदमी 1 घंटे के बोल कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो कभी रटा नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा जटिल मामला है। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा तब, तो बोले मैं भूल जाता हूँ। तो फिर आपने, लेकिन आपको समझ में आया होगा फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। मैंने तो सीधे सीधे कहा कि भाई ऐसा है कि मैं एक चीज जानता हूं। मैं जब क्लास में गया जी, तो मैं अभी भी सबसे शेयर करता हूं ये चीज जी, कि ये जो परंपरा है जिसको आपने बताया, जी, वो परंपरा बनी इसलिए क्योंकि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल बंद कर दिया। जी। जब आपने विवेक का इस्तेमाल बंद कर दिया तो स्पॉन्टेनियसली सोचना भी बंद कर दिया, और स्पॉन्टेनियस अगर कोई सवाल आ जाए तो उसके बारे में जवाब देना भी बंद कर दिया। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे थे अभी कि कोई 1 घंटे का लेक्चर रट कह सकता है, तो मैं यही कह रहा था कि फिर 2014 के चुनाव आए और आपको इसका जवाब मिला, और आपके मित्र ने जो बात कही थी बिल्कुल सही निकली कि अगर कोई सवाल पूछ ले तो मैं जवाब नहीं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं जवाब ही नहीं देना है, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। सही है, नहीं करूंगा, एकदम सही। वो एक जगह सही है, क्योंकि वो नोट्स पढ़ के बड़ा हुआ है, वो किताब पढ़ के बड़ा नहीं हुआ। वही कह रहा हूं। तो जो शिक्षक किताब पढ़ के बड़ा हुआ है और किताब पढ़ के क्लास लेता है, उसके लिए ये समस्या है ही नहीं कौन सवाल करेगा और कब सवाल करेगा। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है हमारे यहाँ, क्योंकि याद करके जाएंगे और किसी ने सवाल पूछ लिया तो भूल जाएंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। और संसद में भी उस दिन बोला जाता है जिस दिन सबसे कम लोग होते हैं, सवाल ना किया जाए। तो ये बहुत दिलचस्प रहा है। तो मेरे बहुत सारे टीचर थे स्कूल में जो बहुत परेशान रहते थे। फिर उनमें से एक टीचर ने, जो परेशान रहते थे, वो अंग्रेजी में वो चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें एडिसन की कहानी थी, और उन्होंने पढ़ाया कि एडिसन ने सवाल पूछा, अध्यापक के पास जवाब नहीं था, और इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैंने हाथ ऐसे खड़ा किया तो क्या हुआ, मैंने पूछा कि आप लोग मुझको स्कूल से तो नहीं निकालेंगे। तो और ये बड़ा अच्छा रहा, हम लोग इस तरह का संवाद जैसे करते रहना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ये। तो क्योंकि डिस्कोर्स की एक और प्रॉब्लम है मुझे लगता है हिंदुस्तान में। जैसे मैं यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में जब देखता हूँ, तो हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे यहाँ भी खूब सारे डिबेट कंपटीशन होते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मैं जाता था,
और जब मैंने पहली बार एक अमेरिकन फिल्म है द ग्रेट डिबेटर्स, और वो जो ब्लैक बच्चे हैं उनकी कहानी है कि कैसे ब्लैक बच्चों के एक समूह ने वहाँ पे जो नेशनल कंपटीशन होता है सरकारी यूएस में, जहाँ देश भर के स्कूलों के बच्चे आपस में compete करते हैं, और फाइनल राउंड उसका वो हार्वर्ड में होता है। उनका जो मशहूर हॉल है हार्वर्ड में, वहाँ पे फाइनल राउंड होता है। और उसका उस दौर में, अब तो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो पे प्रसारण होता था, सरकारी रेडियो पे पूरे देश में, फाइनल डिबेट का। तो पहली बार उसमें जब ब्लैक्स बच्चे जो हैं, ब्लैक्स पहुंचते हैं, और वो उसके ठीक पहले शायद सेमीफाइनल राउंड में वो इस टॉपिक पे बहस करके जीतते हैं कि ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल क्यों होंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। और ये दौर वही मार्टिन लूथर किंग जब जिंदा थे उस समय के दौर की कहानी है। वो फिल्म तो अभी करीब 10-1 साल पुरानी होगी। और जो फाइनल में पहुंचते हैं तो वो सिविल डिसोबीडियंस पे डिबेट होता है। मैंने उस फिल्म में पहली बार, मुझे पता चला 8-10 साल पहले देख के, कि वहां पे जब डिबेट्स होते हैं, और फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के देखे दुनिया भर में, तो वहां स्कूली डिबेट में वो एक राउंड का डिबेट नहीं होता है। पहले मेडन स्पीचेस होती हैं जो वो तैयार करके आए हैं, उसके बाद फिर बुलाया जाता है पहले पक्ष को, और जो स्पीच दी है दूसरे पक्ष ने उसको उसका काउंटर रखना होता है। तो बच्चे बैठ के नोट्स बना रहे हैं और काउंटर लॉजिक तैयार कर रहे हैं, और फिर जब पहला पक्ष दोबारा बोल के जाएगा तो उसने जो बोला है उसका काउंटर लॉजिक लेके दूसरा पक्ष फिर से आएगा। और ये तब तक चलता है प्रोसेस जब तक कोई एक पक्ष, जब तक वो 4 या 5 या 6 राउंड इस तरह के खत्म नहीं होते, और उसके आधार पे जो ज्यूरी है वो फैसला करती है कि कौन इस डिबेट को जीता। अब हमारे यहाँ स्कूलों में जो डिबेट की परंपरा क्या है कि स्कूल में एक चिट्ठी आती है कि फला फला संगठन या सरकार और ये वो एक डिबेट, एक वाद विवाद प्रतियोगिता जो है वो आयोजित करा रहे हैं। उसमें वाद विवाद जैसा कुछ नहीं होता है। उसमें जो है आपसे पूछा जाता है भाई आप पक्ष में बोलोगे, विपक्ष में, फॉर और अगेंस्ट, आप जो दे देते हो आप वो स्पीच रट के जाते हो, और वही स्पीच रट के आप बोल देते हो। एक ने पक्ष में बोला है, कई बार ऐसा होता है कि 20 लोग बोल रहे हैं, 15 लोग पक्ष में बोल रहे होते हैं, बेचारे 5 के लोग विपक्ष में बोल रहे होते हैं। तो जो 5 विपक्ष में होते हैं उनमें से कोई एक पुरस्कार मिलना तय है किसी ने, जो 5 ही लोग हैं बेचारे, ठीक है। वहां पे ये प्रोसेस राउंड बाय राउंड, यानी कि वहां बैठ के काउंटर लॉजिक तैयार करना पॉइंटर्स बना के, और दोबारा आके स्टेज पे बोलना, यानी कि लॉजिक करने की क्षमता की जगह हमारे यहाँ है ही नहीं। तर्क जो है बिल्कुल नहीं, उसको हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह है मयंक जी, एक ही जगह ये चीज दिखाई दी, वो थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मैं इधर के वर्षों की नहीं जानता क्योंकि मैं 87 के बाद मैं कभी गया नहीं, अभी भी है, नो डाउट अभी भी है वहां। वहां जैसे कि आप किसी जगह मीटिंग कर रहे हैं और आपके पैरेलल दूसरी मीटिंग चल रही है जी, तो मान लो कांग्रेस के लोग एक हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, आप दूसरे हॉल में मीटिंग कर रहे हैं मैस में जी, तो कांग्रेस के लोगों ने जो सवाल उठाए, जो आर्गुमेंट रखे, उसका तत्काल दूसरी मीटिंग में वहीं पैरेलल जो चल रही है वहां उसका तत्काल जवाब दे दिया गया जी। तो वही है वो, दरअसल हमने हिंदी वाले तर्क को उर्दू में तर्क कर दिया है। तो खैर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका। अगले एपिसोड में आप अपने सवाल भेज सकते हैं, आपने आज जो कुछ देखा, कोई और सवाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो जिन पे हम अभी बात कर रहे हैं रेनेसां के, और ये हम चलाएंगे सिलसिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे, ये जी क्योंकि तो वो हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो, और उसको प्रॉपरली पढ़ा जाना चाहिए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये भी एक चीज है जी जी कि ये इसके लिए मीडिया विजिल डेफिनेटली इसके लिए श्रेय का हकदार है कि उसने एक बड़ा दुस्साहस का काम किया है। ये नहीं, हम दुस्साहस ही करने दरअसल आए हाँ, हैं। क्योंकि देखियो, नवजागरण को लेके हिंदुस्तान में सैकड़ों संगठन हैं, बंगाल में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, और दूसरी जगह भी हैं, जी, गुजरात में भी हैं जी, और वो ऐसे संगठन हैं जो कि बड़े समर्थ संगठन हैं। जी, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी को भी वो मतलब पेश कर सकते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि डिजिटल में फर्स्ट टाइम एक स्क्रूटनी हो रही है कि रेनेसां में क्या हुआ। जी, तो डिजिटल में स्क्रूटनी पहले नहीं हुई कभी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आप लोगों का शुक्रिया। और आप लोग अपने सवाल जो हैं हमको भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी है, हमारा फेसबुक पेज है। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आज के एपिसोड में इतना ही, और हम लोग गुरुवार को मिलेंगे आपके सवालों के साथ। शुक्रिया प्रोफेसर।